नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक की सबसे पहली खबर सड़क दुर्घटना से संबंधित ब्राजीलिया घोषणा पत्र पर आधारित है। हाल ही में सरकार ने सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु को वर्तमान में 1.5 लाख से घटाकर वर्ष 2025 तक लगभग आधा करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सरकार ने वर्ष 2015 में ब्राजीलिया घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। इसके तहत भारत ने सड़क दुर्घटना एवं इससे होने वाली मृत्यु को आधा करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB के अनुसार वर्ष 2019 के दौरान सड़क दुर्घटनाओं के कुल 4,37,396 मामले दर्ज किए गए थे, जिनके कारण 1,54,732 लोगों की मृत्यु हुई थी। इसमें यातायात दुर्घटनाओं के कारण अधिक मृत्यु हुई थी, जो कि 43.9% थी। आइए अब सड़क दुर्घटनाओं के मुख्य कारणों को जानते हैं। आपको बता दें कि 59.6% सड़क दुर्घटनाएं अत्यधिक गति के कारण हुई हैं। 25.7% दुर्घटनाएं जोखिमपूर्ण और असावधानी पूर्वक ड्राइविंग या ओवरटेकिंग के कारण हुई हैं। 16.8% घटनाएं शराब पीकर वाहन चलाने और यांत्रिक त्रुटियों की वजह से हुई है। वहीं दूसरी तरफ मुख्य चुनौतियां लाइसेंस जारी करने की भ्रष्ट व्यवस्था, दुर्घटनाओं की निम्न स्तरीय वैज्ञानिक जांच, राजमार्गों पर पैदल यात्रियों के लिए क्रॉसिंग का अभाव इत्यादि है। हालांकि सरकार ने इस दिशा में कई कदम उठाए हैं, जैसे राजमार्गों पर ब्लैक स्पॉट की पहचान और निवारण, जो कि विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजना है। दरअसल ब्लैक स्पॉट राजमार्गों पर दुर्घटना प्रवण स्थान को प्रस्तुत करता है। इसके अलावा मोटरयान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत कठोर दंड, दोषयुक्त वाहनों की वापसी और गुड समैरिटन्स की पहचान जैसे प्रावधान किए गए हैं। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति को वर्ष 2010 में अनुमोदित किया गया था। ये सुरक्षित सड़क अवसंरचना, वाहन और वाहन चालक की सुरक्षा आदि के लिए नीतिगत पहल की रूपरेखा निर्धारित करती है। राजमार्गों से खतरनाक बिंदुओं को समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षित सड़क योजना का संचालन किया जा रहा है। अगली खबर अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ने प्रथम विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन यानी वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट का आयोजन किया है। इस समिट का उद्देश्य सौर प्रौद्योगिकी में हुए हालिया विकास क्रम, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, चुनौतियों और चिंताओं पर चर्चा करने के लिए प्रमुख हितधारकों को एकजुट करना है। आइए अब जानते हैं इस शिखर सम्मेलन के कुछ निष्कर्ष। ISA ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और विश्व बैंक के साथ एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत मंत्रालय को देश की वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड यानी OSOWOG पहल को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है। दरअसल वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड यानी OSOWOG पहल का लक्ष्य 140 देशों को एक कॉमन ग्रिड के माध्यम से जोड़ना है, जिसका उपयोग सौर ऊर्जा के अंतरण के लिए किया जाएगा। विश्व भर के शोधार्थियों के सौर ऊर्जा पर लेखों को प्रकाशित करने के लिए सहायता करने के लिए जर्नल ऑन सोलर एनर्जी लॉन्च की गई है। आइए अब जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन एक संधि आधारित अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है, जिसे COP21 के दौरान संयुक्त रूप से भारत और फ्रांस द्वारा लॉन्च किया गया था। ISA का उद्देश्य वर्ष 2030 तक 1000 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता सृजित करना है। इसके साथ ही सौर ऊर्जा क्षेत्र में 1000 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश आकर्षित करना है। ISA फ्रेमवर्क समझौते पर 86 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें से 68 देशों द्वारा इसका अनुसमर्थन किया जा चुका है। अगली खबर राष्ट्रीय बांस मिशन से संबंधित है। कृषि मंत्री ने 9 राज्यों में 22 बांस क्लस्टर और राष्ट्रीय बांस मिशन के लिए लोगो जारी किया है। ये 22 बांस क्लस्टर मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, असम, ओडिशा, नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तराखंड और कर्नाटक राज्यों में लॉन्च किए गए हैं। ये क्लस्टर नर्सरी और वृक्षारोपण को बढ़ावा देने और फर्नीचर, अगरबत्ती, चॉपस्टिक्स, टूथब्रश आदि जैसे बांस निर्मित उत्पादों के विकास से संबंधित होंगे। इसका उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि करना, बांस के उपयोग और इसके निर्यात को बढ़ावा देना है। आइए अब आपको बांस के अनुप्रयोग भी बताते हैं। बांस निर्माण सामग्री, कृषि उपकरण, फर्नीचर, संगीत वाद्य यंत्र, खाद्य पदार्थ, हस्तशिल्प, बांस आधारित बड़े उद्योग, पैकेजिंग इत्यादि में काम आता है। आइए अब आपको बताते हैं बांस संवर्धन के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं। भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत बांस को वृक्ष की श्रेणी से हटाने के लिए वर्ष 2017 में इसमें संशोधन किया गया था। ये गैर वन क्षेत्रों में बिना किसी अनुमोदन के बांस की कृषि और उसके
उत्पादों की कटाई और परिवहन करने की अनुमति प्रदान करता है। वर्ष 2018-19 में बांस से संबंधित संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के समग्र विकास के लिए पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन प्रारंभ किया गया था। देश में बांस उद्योग की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए आयात नीति में भी परिवर्तन किया गया है। बांस से मूल्यवर्धित उत्पाद बनाने के लिए कारीगरों के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आरंभ किए गए हैं। भारत बांस संपदा में चीन के बाद दूसरे स्थान पर आता है। बांस के वैश्विक उत्पादन में भारत की भागीदारी 20% है। अगली खबर एफडीआई से संबंधित है। वित्तीय वर्ष 2020 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पिछले वित्त वर्ष के 38.74 बिलियन डॉलर की तुलना में वित्त वर्ष 2020 में 10% बढ़कर 42.69 बिलियन डॉलर हो गया है। आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान के कारण उत्पन्न हुई वैश्विक आर्थिक मंदी और निवेश की चिंताओं के बावजूद भारत ने बेहतर प्रदर्शन किया है। वर्ष 2019 में भारत वैश्विक स्तर पर 9वां सबसे बड़ा निवेश प्राप्तकर्ता देश रहा है। एफडीआई का सर्वाधिक प्रवाह सेवा क्षेत्र में हुआ है। इसके अंतर्गत संचार, खुदरा और थोक व्यापार, वित्तीय सेवा, कंप्यूटर एवं व्यावसायिक सेवा तथा विनिर्माण क्षेत्र शामिल हैं। विनिर्माण क्षेत्र को 8.15 अरब डॉलर, संचार सेवाओं को 6.83 अरब डॉलर और खुदरा व्यापार को 4.91 अरब डॉलर का निवेश प्राप्त हुआ है। कैमन आइलैंड्स को प्राप्त होने वाले एफडीआई में वर्ष 2019-20 के दौरान 305% की वृद्धि हुई है, जो बढ़कर 3.49 बिलियन डॉलर हो गया है। कैमन आइलैंड्स को टैक्स हेवन क्षेत्र माना जाता है, इसलिए ये निवेश के लिए सर्वाधिक पसंदीदा स्थलों में से एक बन जाते हैं। अगली खबर त्रिभाषा फॉर्मूला से संबंधित है। तमिलनाडु ने त्रिभाषीय फॉर्मूला के विरोध में केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। तमिलनाडु सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि राज्य में द्विभाषीय नीति यानी तमिल और अंग्रेजी को जारी रखा जाएगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत त्रिभाषीय फॉर्मूले को प्रस्तावित किया गया है। इसके अंतर्गत ये अनुशंसा की गई है कि सभी छात्र इस फॉर्मूले के तहत अपने विद्यालय में 3 भाषाएं सीखेंगे, जिनमें कम से कम 2 भारतीय भाषाएं होनी चाहिए तथा अंग्रेजी को उनमें अलग भाषा माना जाएगा। हालांकि इसमें उल्लेख किया गया है कि क्षेत्र व छात्र 2 भारतीय भाषाओं के चयन के लिए स्वतंत्र होंगे। इसके अलावा नई शिक्षा नीति में कम से कम कक्षा 5 तक मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा या स्थानीय भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में उपयोग करने का सुझाव देती है। त्रिभाषीय फॉर्मूला पहली बार 1968 में केंद्र सरकार द्वारा तैयार किया गया था और इसे वर्ष 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शामिल किया गया था। इस योजना का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना था कि छात्र अधिक भाषाएं सीख सकें। आइए अब नजर डालते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण खबरों पर। पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी पेज को वर्ष 2013 में आर्थिक विकास को गति प्रदान करने, आय और रोजगार का सृजन करने, निर्धनता एवं असमानता को कम करने के लिए प्रारंभ किया गया था। इसके अलावा पेज को राष्ट्रों द्वारा अपनी अर्थव्यवस्थाओं के पारिस्थितिकी आधार को सुदृढ़ करने के लिए आर्थिक नीतियों और प्रथाओं का धारणीयता के अनुसार पुनर्निर्धारण करने की दिशा में राष्ट्रों का समर्थन करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। ये साझेदारी सतत विकास लक्ष्यों, विशेष रूप से सतत विकास लक्ष्य 8 को प्राप्त करने में देशों की सहायता प्रदान करने का प्रयोजन रखती है। SDG 8 में सभी के लिए संधारणीय, समावेशी और सतत आर्थिक विकास, पूर्ण और उत्पादक रोजगार और सम्माननीय कार्य को बढ़ावा देना शामिल है। पेज संयुक्त राष्ट्र की 5 एजेंसियों, जिनमें की संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन और संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान को एक मंच प्रदान करता है। ई किसान मंडी। प्रथम ई किसान मंडी का परिचालन पुणे में प्रारंभ किया गया है। ये भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नाफेड की एक पहल है। इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार ई-नैम, जो कृषि उत्पाद बाजार समिति यानी APMC पर केंद्रित है, इसके विपरीत ई किसान मंडियां कृषि उत्पादों के व्यापार के लिए किसान, कृषि उत्पादकों, व्यापारियों और छोटे खरीदारों को एक साझा मंच प्रदान करती हैं। ये एक हब एंड स्पोक मॉडल के तहत कार्य करेंगी, जिसमें नाफेड के स्वामित्वाधीन भूमि ही संबंधित क्षेत्र में कृषि उत्पाद कंपनियों यानी FPCs के लिए हब के रूप में आवंटित होगी। किरण, ये मानसिक स्वास्थ्य पुनर्सुधार के लिए 24 घंटे सेवाएं देने वाला एक हेल्पलाइन नंबर है। ये प्रारंभिक जांच, प्राथमिक चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक सहायता, कष्ट निवारण, मानसिक स्वास्थ्य आदि जैसे मुद्दों पर सहायता प्रदान करेगा। ये हेल्पलाइन 13 भाषाओं में सेवाएं प्रदान करेगी। इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा प्रारंभ किया गया है।
थाईलैंड ने क्रा नहर परियोजना रद्द की। हाल ही में थाईलैंड ने चीन द्वारा प्रस्तुत क्रा नहर के प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया है। क्रा नहर के प्रस्ताव के तहत थाईलैंड में क्रा स्थल डमरूमध्य के माध्यम से 120 किलोमीटर की विशाल नहर का निर्माण किया जाना था। ये जलमार्ग अंडमान सागर को थाईलैंड की खाड़ी से जोड़ेगा और साथ ही मलक्का जल डमरूमध्य से दूर नौवहन का मार्ग परिवर्तन करके एक समुद्री लघु मार्ग प्रदान करेगा। इस परियोजना के माध्यम से चीन का उद्देश्य मलक्का जल डमरूमध्य का उपयोग न करके समुद्री आवागमन के लिए अन्य विकल्पों का प्रयोग करना है, जिससे मलक्का दुविधा यानी मलक्का डायलेमा का समाधान किया जा सके। ब्रह्मपुत्र नदी घाटी क्षेत्र में धरातलीय ओजोन की सांद्रता में कमी। शोधकर्ताओं ने पाया है कि उत्तर पूर्व के इस क्षेत्र में धरातलीय ओजोन की सांद्रता अन्य शहरी क्षेत्रों की तुलना में कम है। शोभ मंडलीय यानी धरातलीय ओजोन का निर्माण नाइट्रोजन के ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों के मध्य होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा होता है। कारों, विद्युत संयंत्रों, रिफाइनरी और अन्य स्रोतों से उत्सर्जित प्रदूषकों की सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया इसकी सांद्रता में वृद्धि करती है। इस प्रकार इसकी बढ़ी हुई सांद्रता मानव स्वास्थ्य को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है। उर नदी, मध्य प्रदेश। नागरिक समाज के सदस्यों और राज्य शासन के अधिकारियों द्वारा भूमिगत जल स्रोतों के पुनर्भरण को सुनिश्चित करने के लिए मृदा जल अवशोषण सुनिश्चित करते हुए और वर्षा जल के व्यर्थ प्रवाह को कम करते हुए उर नदी को पुनर्जीवित करने के लिए एक संयुक्त प्रयास किया गया है। भूमिगत जल स्रोतों के पुनर्भरण के लिए प्रत्येक लघु भूखंड पर गर्तों या खेत या तालाबों का निर्माण किया गया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में ओडी नदी के संरक्षण के दौरान भी जमीनी स्तर पर इसी प्रकार की भागीदारी देखी गई थी। व्हाइट ग्रब या श्वेत गिडार, होलोट्रिचिया सेर्राटा कीट लार्वा। ये एक कृषि कीट है जो गन्ने की फसल को क्षति पहुंचाता है। ये कीट गन्ने की जड़ों का भक्षण करता है, जिसके कारण पौधे के लिए नमी और पोषक तत्वों की आपूर्ति बाधित हो जाती है। इससे पत्तियों में पीलापन आ जाता है और वे गिरने लगती हैं और प्ररोह यानी शूट के आधार को क्षति पहुंचती है। शुरुआत में इन कीटों ने गन्ने और मूंगफली की फसलों को प्रभावित किया था, परंतु अब ये कीट सोयाबीन, कपास और हल्दी की फसलों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। हालांकि व्हाइट ग्रब संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए रासायनिक कीटनाशक उपलब्ध हैं। झारखंड मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री श्रमिक कामगारों के लिए शहरी रोजगार मंजूरी योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है। ये योजना शहरी अकुशल श्रमिकों के लिए एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार कार्य की गारंटी प्रदान करेगी। इस योजना के अंतर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के समान ही यदि राज्य 100 दिन कार्य देने में विफल रहता है तो ऐसी स्थिति में बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाएगा। 18 वर्ष से कम आयु के श्रमिक जो नागरिक निकाय द्वारा संचालित क्षेत्रों में निवास कर रहे हैं, इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। भारत क्राफ्ट पोर्टल, ये देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों यानी MSMEs द्वारा निर्मित उत्पादों के विपणन के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा पिछले वर्ष योजनाबद्ध किया गया एक ई-कॉमर्स पोर्टल है। हालांकि कार्य योजनाओं की कमी, प्रौद्योगिकी भागीदार की अनुपलब्धता और वित्त के अभाव के कारण अभी तक इसका संचालन आरंभ नहीं किया जा सका है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2020 आयोजन का उद्देश्य मानवीय गरिमा और मानवाधिकार के आलोक में साक्षरता के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक बनाना है। यूनेस्को द्वारा वर्ष 1966 में अपने सम्मेलन के 14वें सत्र के दौरान 8 सितंबर को औपचारिक रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में आयोजित करने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।